वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। सो रिवीजन फिज़िक्स, रिवीजन नीट क्लासेस फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम हमारे टॉपिक को। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट किया है जो आप सभी बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए आप सिर्फ इतना सा कर सकते हैं कि आपके प्ले स्टोर पर जाएं और नीट अकेडमी, NEET नीट अकेडमी, ये आप वहाँ पर सर्च करें। आपको वहाँ पर नीट अकेडमी ब्लू कलर से एक लोगो दिखाई देगा। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, टेस्ट सीरीज़ वाले ऑप्शन में जाएं। टेस्ट सीरीज़ सभी बच्चों के लिए फ्री है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, नीट के जितने भी बच्चे हैं जो भी हैं वहाँ पर जाकर एनरोल कर सकते हैं। एनरोल का मतलब ये है कि आपको सिर्फ आपकी वहाँ कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो डालनी रहेगी और आप टेस्ट सीरीज़ के लिए एलिजिबल हैं। कोई भी एक रुपया भी आपको वहाँ पर पे नहीं करना है। ओके बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है आज की क्लास का। ओके, सो टॉपिक हमारा बच्चों है यूनिट्स एंड मेज़रमेंट्स। अगर हम यूनिट्स एंड मेज़रमेंट्स की बात करते हैं जनरली, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि हम किस तरीके से चीज़ों को नाप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, उनका मेज़रमेंट्स कैसे ले सकते हैं। जैसे जनरली बात की जाए कि आपको अगर मान लीजिए कि आपका बैट है या आपका पेन है या आपकी साइकिल है या आपकी गाड़ी है, वो कितने मीटर लंबी है। तो लंबाई को मेज़र करने के लिए मैंने क्या बोला, कितने मीटर लंबी है। तो मीटर क्या हो गया, एक यूनिट हो गया जो लंबाई को मेज़र कर रहा है। उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट भौतिक राशियों को, अलग अलग भौतिक राशियों को मापने के लिए कुछ अलग अलग इकाई का यूज़ हम करते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम मापन पढ़ेंगे, मापन के साथ साथ विमा पढ़ेंगे, विमा के अलावा हम त्रुटियां पढ़ेंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज की बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम मापन की कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम मापन है और इस टॉपिक के अंदर जो पढ़ने वाले हैं बच्चों हम, वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि हम यहाँ पर इकाई के बारे में पढ़ रहे होंगे, फिर हम विमीय सूत्र और विमाओं के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम विमाओं का उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं, देन सार्थक अंक क्या होता है और त्रुटियाँ क्या होती हैं, इनके बारे में हमारी क्लास का डिस्कशन रहेगा। सो हम आगे स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। हमारी जो नेक्स्ट बोल सकते हैं कि अगली जो क्लास हमारी होगी ना बच्चों, वो इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस को लेकर होगी। मतलब अगला जो वीडियो आप लोगों के लिए आएगा वो इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस को लेकर आएगा। तो आप लोगों से यही मेरा कहना रहेगा कि उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। आप ये मानकर चलें उस वीडियो में आपका मापन पूरा हो गया। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली हमारे पास आ रहा है इकाई, जिसको हम यूनिट बोलते हैं। इकाई होती क्या है? तो हम जनरली इकाई को बोलते हैं कि कोई भी ऐसी भौतिक राशि जो मापन में किसी दूसरी राशि से तुलना करी जा सके, जिससे हम किसी चीज़ को माप सकें, उसे हम क्या बोलेंगे, इकाई बोलेंगे। जैसे अभी अभी मैंने बताया, लंबाई की जो इकाई होती है वो मीटर होती है, किलोमीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, मिलीमीटर होती है, सारी इकाइयां हैं। बट जनरली हम मीटर यूज़ करते हैं, तो ऐसा इकाई मीटर हमने बता दिया, स्टैंडर्ड यूनिट जिसे हम बोलते हैं। आगे हम डिस्कशन करेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो यहाँ पर जैसा कि बच्चों हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास इकाई है, इकाई क्या है, किसी भी भौतिक राशि के मापन में उस राशि की तुलना किसी सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मानक से की जाती है, जिसे इकाई कहते हैं। अब ये तो थोड़ा फिज़िक्स की लैंग्वेज हो गई, थोड़ी साइंस की लैंग्वेज हो गई, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इकाई मतलब हम उन राशियों को बोल सकते हैं, उन राशियों को नहीं, उन भौतिक राशियों को नापने के लिए जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं हम उनको क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। अब जनरली यहाँ पर आप देख रहे हो कि हम जब इकाई की बात करते हैं तो हम किसी भी चीज़ को मापने की बात कर रहे हैं। तो मापन की कुछ पद्धतियाँ होती हैं बच्चों, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। पहली पद्धति आपके पास है CGS पद्धति। तो नाम से क्लियर है, C का मतलब है यहाँ सेंटीमीटर, G का मतलब है यहाँ ग्राम और S का मतलब है यहाँ सेकंड।
दूसरी पद्धति आपके पास FPS है। F का मतलब यहाँ पर फुट, P का मतलब पाउंड और S का मतलब अगेन सेकंड। तीसरी पद्धति आपके पास है MKS, तो मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो आप जनरली तीनों में देख रहे हो क्या चीज़ कॉमन है? कॉमन ये है कि पहली वाली इकाई लंबाई को माप रही है, दूसरी वाली इकाई भार को माप रही है और तीसरी वाली इकाई समय को ज्ञात करने के समय को माप रही है। तो यहाँ पर तीन पद्धतियाँ हमने देखी। पहले सिस्टम को CGS सिस्टम बोलते हैं, दूसरे को FPS सिस्टम बोलते हैं, तीसरे को MKS बोलते हैं, है ना। जगह जगह पर यूज़ किया जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम CGS यूज़ करें, FKS यूज़ करें, MKS यूज़ करें, तो बाद में MKS को ही थोड़ा सा स्टैंडर्ड करके हमने इसको SI पद्धति बोला, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट हमने इसको कहा, जिसमें हम SI MKS वाली चीज़ ही यूज़ करते हैं, उसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो अब आपको याद ये रखना है कि जब भी हम SI या MKS पद्धति का यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पर लंबाई को हम मीटर में लेते हैं बच्चों, और भार को हम किलोग्राम में लेते हैं, और समय को हम सेकंड में लेते हैं। आई होप कि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई होगी। हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब जैसे यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट, तो अब इसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। जैसे जो भौतिक राशियाँ हैं, भौतिक राशियाँ क्या, जिनसे हम किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे बल, बल एक भौतिक राशि है। जैसे लंबाई, लंबाई एक भौतिक राशि है। जैसे भार, भार एक भौतिक राशि। ये सारी की सारी भौतिक राशियाँ हैं। भौतिक राशियाँ किसी भी चीज़ को बताने का एक तरीका हो सकता है साइंस के अंदर। उन भौतिक राशियों को मापने के लिए हम इकाई का यूज़ करते हैं। अब उन इकाई यानी कि उन मात्रक को हम किस तरीके से देख रहे हैं वो हम यहाँ समझ रहे हैं। तो पहला हमारे पास है फंडामेंटल यूनिट यानी कि मूल मात्रक। तो ऐसी इकाइयाँ जो मूल भौतिक राशियों का मापन कर सके मूल मात्रक कहलाती है। क्लियर है? अब मूल भौतिक राशियाँ क्या, जैसे लंबाई, जैसे भार, जैसे समय। समय को और ज़्यादा छोटे हिस्सों में तोड़ा जा सकता है? नहीं तोड़ा जा सकता। अगर मैं कहीं पर लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा, आप लोग यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, मैं कहीं पर लिख रहा हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पर आ रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल अगर मेरे पास आयत का क्षेत्रफल है तो मैं क्या लिखूँगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी, है ना। अब लंबाई भी एक लंबाई है और चौड़ाई भी एक लंबाई है, मतलब दूरी है। तो यहाँ पर दो लंबाई का यूज़ करके मैंने क्षेत्रफल को बनाया। तो क्षेत्रफल मूल मात्रक नहीं, सॉरी मूल भौतिक राशि नहीं है, ये दोनों मूल भौतिक राशियाँ हैं। तो मूल भौतिक राशियों को नापने के लिए जिन मात्रक का यूज़ करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। आई होप कि ये आपके दिमाग में बैठ गया कि मूल मात्रक है क्या। तो मूल मात्रक वो मात्रक कहलाते हैं जो मूल भौतिक राशियों को मेज़र करते हैं। मूल भौतिक राशियाँ कौन सी कहलाती हैं? तो मूल भौतिक राशियाँ वह भौतिक राशियाँ कहलाती है जिन्हें और ज़्यादा छोटे पार्ट में डिवाइड ना किया जा सके, ना विभक्त किया जा सके, तो उन्हें हम मूल मात्रक बोलते हैं। ठीक है, अब ये आपके सामने बच्चों कुछ मूल मात्रक यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे आप देख रहे हो किलोग्राम, मीटर, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल। किलोग्राम लंबाई का मूल मात्रक है, सॉरी द्रव्यमान का मूल मात्रक है। ये भार को मेज़र करके बताता है, द्रव्यमान को मेज़र करके बताता है। बच्चों अभी मैं द्रव्यमान और भार को मतलब जनरली हैं, देखो दोनों अलग अलग चीज़ें, बट भार से हम इजीली कनेक्ट कर पाते हैं, इसलिए बार बार ये बोल रहा हूँ। है ये द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या, किलोग्राम। उसी तरह से लंबाई का मात्रक आपके पास क्या है, मीटर। समय का मात्रक क्या है आपके पास, सेकंड। विद्युत धारा का मात्रक आपके पास क्या है, एम्पियर। ताप का मात्रक आपके पास क्या है, केल्विन। ज्योति की तीव्रता का आपके पास मात्रक क्या है, कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा आप किस में मेज़र करते हो, मोल में। तो ये आपके पास सारी की सारी मूल भौतिक राशियां जो आपको दिखाई दे रही हैं और उनके मूल मात्रक हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर मूल मात्रक कुछ इस प्रकार हैं, लेकिन यहाँ इन्हीं के साथ दो और इकाइयाँ होती हैं जिन्हें पूरक इकाइयाँ कहते हैं। क्या कहते हैं जिन्हें, पूरक इकाइयाँ। एक होती है आपके पास रेडियन और दूसरी होती है स्टेरेडियन। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। जैसे आपको कोण तो पता है, कोण को एक पूरक राशि बोलते हैं, है ना। और कोण की इकाई क्या होती है, कोण की इकाई होती है रेडियन।
कोण को हम किस में मेज़र करते हैं, रेडियन में। आप कहोगे डिग्री में ही मेज़र करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बट जनरली जब कोण बराबर मतलब चाप गुणा त्रिज्या हम यूज़ करते हैं, या चाप बराबर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर चाप और त्रिज्या दोनों की दोनों लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यार यहाँ पर जो कोण है वो कोण रेडियन में नापा जा रहा है, और दूसरी तरफ हमारे पास है एक ठोस कोण। एक तो कोण होता है और दूसरा क्या होता है, ठोस कोण होता है। अब देखो इनमें बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब आप बच्चों यूज़ करते हो कि कोण क्या है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि अगर मैं कोण की बात कर रहा हूँ तो मैंने एक वृत्त बनाया, वृत्त के केंद्र बिंदु से ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाएगा, एक चाप कहलाएगा। मतलब बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी चाप कहला रही है। यहाँ पर ये कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। हमें समझ में आ गया कि सर ये कोण होता है थीटा बराबर चाप ए बी बटे इस वृत्त की त्रिज्या। लेकिन जैसे ही मैं अगर ठोस कोण की बात करता हूँ तो वहाँ पर मुझे समझना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक गोला है। अब मैं वृत्त की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चा, मेरे पास क्या है, एक गोला। गोले पर मैंने एक छोटा क्षेत्रफल माना, और केंद्र के साथ वो छोटा सा क्षेत्रफल क्या कोण बना रहा है। ये छोटा क्षेत्रफल आप देख सकते हो, यहाँ पर एक क्षेत्रफल मैंने छोटा लिया है, इसका क्या कोण बन रहा है, तो ये वाला जो कोण कहलाएगा वो ठोस कोण कहलाएगा। क्लियर है। और ठोस कोण को मापने के लिए हम स्टेरेडियन, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखना पड़ेंगी। ओके बच्चों, हम नेक्स्ट स्लाइड पर आ रहे हैं। अब हम जैसे अभी मैंने बताया आपको कि कुछ मूल भौतिक राशियां होती हैं, लंबाई और द्रव्यमान और समय, उसी तरीके से कुछ व्युत्पन्न मात्रक भी होते हैं जो मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनते हैं। उन मात्रक को, उन राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, और उनको नापने की जो इकाई होती है उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि आयतन, आयतन क्या है बच्चों, आयतन आपके पास एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है, और आयतन किससे मिलकर बना है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से। तो अब आयतन को किस में नापते हैं, मीटर क्यूब में। क्लियर। उसी तरीके से वेग, वेग आपके पास क्या है, विस्थापन बटे समय। तो वेग को किस में नापते हैं हम, तो वेग को हम नापते हैं यहाँ पर मीटर पर सेकंड में। उसी तरीके से हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, त्वरण, त्वरण को हम नापते हैं मीटर पर सेकंड में। तो ऐसी राशियाँ या ऐसी भौतिक राशियाँ जो व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ हैं, उनको नापने के लिए जिन मात्रक का यूज़ करते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ओके नाउ, अब ये बात की बच्चों अभी तक हमने कि इकाइयाँ क्या होती है, मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं विमीय सूत्र की और विमाओं की। अब ये चीज़ क्या होती है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इस पर आपको न्यूमेरिकल भी बनता है इस चैप्टर के अंदर। आप देख पा रहे होंगे अभी हमने कुछ भौतिक राशियाँ पढ़ी, और उन भौतिक राशियों में से कुछ मूल भौतिक राशियाँ थीं, जैसे कि द्रव्यमान, लंबाई, और आपके पास अगला क्या है, समय। तो जब इन राशियों की हम बात करते हैं तो इन राशियों से मिलकर जो सूत्र बनते हैं उन्हें विमीय सूत्र बोला जाता है, और इन राशियों को एमएलटी भी बोला जाता है। विमाओं की जगह हम इनको एमएलटी इक्वेशंस भी बोल सकते हैं, विमीय सूत्र की जगह। ठीक है। अब महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के विमीय सूत्र यहाँ पर बताएं, तो हम देख रहे हैं कि कैसे विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए, पहला आपके पास क्या आ रहा है, घनत्व। अब हमें विमीय सूत्र निकालने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है बच्चों को सूत्र याद होना चाहिए, है ना। घनत्व का क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अच्छा, हमें पता है द्रव्यमान का विमीय सूत्र कैपिटल एम से दर्शाते हैं, और आयतन में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब लंबाई कितनी बार होती है, 3 बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द्रव्यमान 1 बार आया, लंबाई ऊपर जाएगी घात -3 हो जाएगा, और समय इसमें है नहीं, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m पे घात 1, l पे घात -3 और t पे घात 0। दूसरा आ रहा है कोणीय वेग। कोणीय वेग होता है कोणीय विस्थापन बटे समय। फिर से समय ऊपर पहुंचेगा t इनवर्स, और कोणीय विस्थापन का तो कोई यूनिट ही नहीं होता। जैसे अभी हमने कुछ देर पहले देखा था, रेडियन होता है थीटा का, बट रेडियन का कोई विमीय सूत्र नहीं होता। तो m 0 है, l 0 है, और हम इसे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, t इनवर्स से।
उसी तरीके से आप नीचे कुछ और सूत्र देख पा रहे हैं। अगर हमें किसी भी भौतिक राशि का सूत्र पता है, चाहे वो संवेग हो, चाहे वो वेग हो, वो आपके पास त्वरण हो सकता है, जो भी वो आपके पास है, अगर हमें उनके ये सारे सूत्र पता हैं तो इन सूत्र के माध्यम से हम किसी भी भौतिक राशि की विमा को ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, ओके। तो अब हम देख रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं जो विमा विहीन हैं, मतलब जिनकी विमाएं नहीं होती, है ना। उनमें से कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिए हैं जो विमा विहीन है। जैसे पहला आपके पास है कोण, अभी अभी मैंने डिस्कशन किया था। अच्छा, क्यों विमा विहीन है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हमें पता है कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। अब अगर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है तो चाप भी एक लंबाई है, मतलब L, त्रिज्या भी एक लंबाई है, लंबाई से लंबाई कैंसिल हो गई, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, m0 L0 T0। तो ये विमा विहीन राशि। इसी तरीके से आपको कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे ठोस कोण हो गया, सापेक्ष घनत्व हो गया, विशिष्ट घनत्व हो गया, ये सारे के सारे विमा विहीन राशियाँ हैं, है ना। आप लोग जैसे जहाँ पर जो चीज़ में आपको लग रहा है कि हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप वीडियो पॉज करके वहाँ पर आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रहा है न्यूमेरिकल के लिए, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है समघातता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि फिज़िक्स के अंदर आप जो भी सूत्र पढ़ रहे हैं, अगर उसके उल्टे हाथ की विमा उसके सीधे हाथ की विमा बराबर है तो वह सूत्र सही है विमा के हिसाब से। क्लियर है? देखते हैं, हम समझते हैं इसको आगे कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विमाओं का हम यूज़ किस किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले विमाओं का अभी जो समघातता का सिद्धांत है वो आगे यूज़ होने वाला है इन्हीं न्यूमेरिकल्स के अंदर। विमाओं का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम पहला यूज़ और इम्पॉर्टेंट यूज़ कि किसी भी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच, जैसे मैंने अभी कहा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यानी कि समघातता का सिद्धांत ये कहता है LHS किसके बराबर होगा, RHS के, मतलब उल्टे हाथ की विमा सीधे हाथ की विमा के बराबर होना चाहिए। अगर दोनों पक्ष बराबर हैं तो वो सूत्र सही है, अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं हैं तो विमा के हिसाब से वो सूत्र सही नहीं है। जैसे आपके पास पहला उदाहरण आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, एक समीकरण आपको दिया और बड़ा जाना पहचाना सा समीकरण है बच्चों ये, v² = u² + 2as, गति का समीकरण का तीसरा नियम। क्लियर? तीसरा समीकरण गति का। अब यहाँ हम सभी को पता है कि यार u है प्रारंभिक वेग, v है अंतिम वेग, a है त्वरण तथा s है दूरी। ठीक है, अब हमें चेक करना है क्या ये सही है या गलत। तो देखो, आपको उल्टे हाथ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर v², सीधे हाथ पर क्या दिखाई दे रहा है, v² + 2as। क्लियर? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है विमा की कि आप जब किसी भी, मतलब चाहे आप उल्टे हाथ की बात करो, आप सीधे हाथ की बात करो, तो उल्टे हाथ पर आपके पास वेग है, वेग की विमा क्या होती है, वेग का सूत्र क्या होता है, वेग होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन होता है मीटर और समय होता है सेकंड। तो मैं लिख सकता हूँ मीटर पर सेकंड, है ना। तो यहाँ पर मैं अगर मीटर पर सेकंड इसको लिख रहा हूँ तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब आप देख सकते हो पड़ोस में मीटर पर सेकंड, मीटर है L और सेकंड है T ऊपर आके -T, इस पे घात लगा दिया। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि RHS में आप देख रहे हो, राइट हैंड साइड आप जब देखोगे आपके पास दो टर्म दी हुई हैं, यहाँ पर दो आपके पास है चीज़ें, u² और 2as। ये दोनों अलग अलग इनकी विमा हम निकालेंगे। तो पहले वाले की विमा आपको दिखाई दे रही है LT-1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी वेग हैं। लेकिन दूसरे वाले में आप देखो, जब भी कोई एक नियतांक आता है उसको छोड़ दो, उसकी कोई विमा नहीं होती है। बचा आपके पास क्या, त्वरण की विमा होती है LT-2, विस्थापन की विमा होती है L। दोनों को सॉल्व किया तो L² T-2, यहाँ पर भी आपके पास लिखा है L² T-2। अच्छा, ये बाहर वाला घात हटा सकते हो आप, है ना। और
अंदर मैंने इसका गुणा किया तो ये आपके पास हो गया एल क्यूब। ये थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको मैं सही करके लिख देता हूँ। तो देखो आपने LHS में स्क्वायर किया तो ये आ गया आपके पास एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्लियर। अब आप पहली वाली टर्म देखो, ये भी यही आ रहा है एल स्क्वायर टी माइनस टू। आप दूसरी वाली टर्म देखोगे, ये भी यही आ रहा है एल स्क्वायर और टी माइनस टू। तो यहाँ पर हमने देखा कि हर पक्ष की अपनी अपनी विमा कैसी आई, समान। अगर ये होता है तो ये सत्यता की जांच हमने कर ली कि ये दोनों समीकरण, मतलब ये पूरा समीकरण दोनों तरफ से बराबर विमा वाला है, इसका मतलब समीकरण विमीय रूप से सही है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा उपयोग, किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। जैसे मैं कहूँ कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, आपको पता है 100 सेंटीमीटर। उसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि 1 न्यूटन में कितना डायन होता है। अब न्यूटन क्या है, मात्रक पद्धति है, SI मात्रक पद्धति है। डायन भी SI मात्रक पद्धति है, बल्कि लेकिन डायन भी मतलब बल्कि इकाई ही है, लेकिन SI पद्धति नहीं है, इसको हम बोलेंगे CGS। क्लियर। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि एक SI पद्धति से, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में किस तरह से परिवर्तित किया जाता है। क्लियर। तो आप देख रहे हैं बच्चों आप लोगों के स्क्रीन पर कि आपके पास किसी भी, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें बहुत इजी तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे आप देखिए कि मैंने लिखा कहीं पर 1 सेंटीमीटर, है ना, में कितना मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर। क्लियर। तो ये हैं आपके पास क्या, मात्रक सॉरी, ये भी एक पद्धति का मात्रक है, ये दूसरी पद्धति का मात्रक है। तो इन्हें हम मात्रक यानी कि यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये U1 हो गया और ये, अच्छा आगे ये नंबर्स हैं, न्यूमरल वैल्यूज नंबर, है ना। तो इसको N1 से और इसको N2 से। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने फील किया होगा, अगर मैं बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाता हूँ, पहले बड़ी इकाई थी फिर कहाँ गया मैं, छोटी इकाई में, तो जो नंबर है वो बढ़ जाता है। देखो पहले छोटा नंबर था, अभी क्या हो गया, बड़ा नंबर। तो जब आप बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाओगे तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके जो पास जो सूत्र लिखा है वो ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है कि N1 पहली वाली इकाई का नंबर है, N2 दूसरी वाली इकाई का नंबर है, U1 पहली वाली मात्रक है, U2 दूसरा वाला मात्रक है। तो हमने ये देखा N1 U1 बराबर N2 U2। क्लियर। चलिए अब हम अगर अगले पेज पर आते हैं तो नेक्स्ट पेज पर हमें ये दिखाई देगा कि एक उदाहरण हमारे सामने आ रहा है। पहले हम इसकी बात करते हैं। हाँ, इस उदाहरण में आप देखिए वायुमंडलीय दाब आपको इतना दिया हुआ है, विमीय रूप से CGS प्रणाली में परिवर्तित हमें करना है। अच्छा, न्यूटन पर मीटर SI इकाई होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, और हमें किस में ले जाना है, CGS। तो अब हमें पता होना चाहिए कि न्यूटन CGS में क्या होता है, डायन, मीटर क्या होता है, सेंटीमीटर। चलो किसी को नहीं भी पता, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम बस N1 U1 और N2 U2 वाला सूत्र यहाँ पर लगा दें। देखो आप यहाँ पर ध्यान से, सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि क्या आपको विमा पता है किसी भी सूत्र की। अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो पहले निकालोगे आप। सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, दाब। दाब का विमीय सूत्र होता है, और अगर किसी को नहीं पता दाब का विमीय सूत्र तो आप क्या लगाओगे, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल का याद कर लो MLT-2, क्षेत्रफल का आप निकाल सकते हो, भाग दे दो तो आपको ये सूत्र मिल जाएगा। चलो मिल गया, पहले काम हमने कर लिया। अब हम दूसरा काम करते हैं। हमने हमारा सूत्र लिखा N1 U1 = N2 U2। ये सूत्र लिखने के बाद हमें क्या निकालना है, हमें CGS पद्धति में निकालना है। तो CGS पद्धति मतलब हम बड़ी पद्धति से छोटी पद्धति में आ रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं बड़ी पद्धति से छोटी पद्धति CGS में आ रहा हूँ तो नंबर बढ़ जाएगा, नंबर बढ़ जाएगा तो मुझे नया नंबर निकालना है। तो वही मैंने किया, N2 बराबर N1, मतलब ट्रांसपोज कर लिया U2 को अपॉन में, तो U1 अपॉन U2। चलो N2
पहले वाले का नंबर कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, 1 गुणा 10 पे घात 5 लिख दिया n1 की जगह। अब पहले वाले की इकाई और अपॉन में दूसरे वाले की इकाई, अब ध्यान से समझना पड़ेगा। मात्रक के साथ हम विमा को लेकर चल रहे हैं, तो हमने देखा दाब, और दाब की विमा क्या होती है, ये होती है, अभी अभी निकाली थी हमने, ऊपर लिख दिया एज इट इज, कोई चेंज नहीं किया। बस हाँ, क्योंकि दोनों मात्रक अलग अलग हैं तो ऊपर हमने m1 L1 और T1 लिखा, और नीचे हमने m2 L2 और T2 लिखा, और सेम विमी सूत्र के साथ। क्लियर? अब हमने भाग दे लिया, मतलब m1 को अलग किया, L1 को अलग किया और T1 को अलग किया, जो इनकी घात थी वो लगी रहने दी। अब हमें ये पता है कि ऊपर वाले तो सारे SI में हैं और नीचे वाले सारे CGS में हैं। अब आप एक काम कर सकते हैं, आपको पता है कि द्रव्यमान का इकाई क्या होता है, किलोग्राम, और 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। वैसे मीटर का इकाई होता है सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। सेकंड से सेकंड काट दो तो यहाँ ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब इसको आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करा आपने तो द्रव्यमान के ऊपर तो कोई घात थी नहीं, लेकिन L यानी कि मीटर और सेंटीमीटर के ऊपर घात लगी है -1। तो आप देखो यहाँ पर 1000 का तो एज इट इज आ गया, लेकिन चूंकि इस पे घात -1 है तो ये बटे में चला गया, अनुपात ले लिया हमने। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो और 10 पे घात 5 को 10 से गुणा कर दो, तो आंसर कितना आ गया बच्चों आपके पास, 10 पे घात 6 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था कि आपको अगर एक इकाई से दूसरी इकाई में परिवर्तित करना है तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सा ये कंसेप्ट लगाओगे, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ओके, अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर बच्चों। तीसरा पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। पहला हमने देखा एक इकाई से दूसरी इकाई में परिवर्तित, नहीं, सत्यता की जांच करना। दूसरे में देखा हमने एक इकाई से दूसरी इकाई में परिवर्तित करना। अब हमारे पास कोई सूत्र हमें बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, तो ये भी बड़ा सिंपल सा खेल है। देखो, अगर हमें कोई सूत्र बनाना है, चलो ठीक है, ये थ्योरी तो मैं अभी आपको समझा दूंगा। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है, सरल लोलक का आवर्तकाल T है, लोलक की लंबाई L है और गुरुत्वीय त्वरण G है। सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र स्थापित कीजिए। आपको यहाँ समझना पड़ेगा बच्चों कि सूत्र किसका स्थापित करना है आपको, आवर्तकाल का। तो आप कुछ मत करो, आप सिर्फ आवर्तकाल लिखो, समानुपाती का साइन लगाओ। अब ये आवर्तकाल किस किस के ऊपर निर्भर कर रहा है इस क्वेश्चन के हिसाब से, लंबाई और त्वरण। क्लियर है? और कुछ दिया नहीं दिया, तो मैंने लंबाई पे घात लिख लिया a और त्वरण पे घात लिख लिया b। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब जो आपके पास आवर्तकाल है, तो आवर्तकाल की विमा क्या होती है, बस ये पता कर लो, m0 L0 और T0। क्लियर? सीधे समानुपाती। L है लंबाई तो पावर a, G है LT-2 त्वरण है ये। अब आप L और G और M को सेपरेट कर लो। कहना मैं ये चाह रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर घात 1 है, हाँ, कि यहाँ पर L की घात कितनी है a और यहाँ पर L की घात कितनी है b। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ L की घात a प्लस b। अच्छा, क्या यहाँ t है? नहीं है। क्या यहाँ t है? हाँ है। तो t की घात कितनी हो जाएगी, -2b। दोनों तरफ के L और T को और M को कंपेयर कर लो। अब चूंकि M वहाँ तो है नहीं, यहाँ है, तो भूल जाओ। L पे घात कितनी है यहाँ, 0। L पे घात यहाँ कितनी है, a प्लस b। उसी तरीके से T पे घात यहाँ कितनी है, 2b। T पे घात वहाँ कितनी है, 1। तो b का मान कितना आ गया, -1/2। b का मान -1/2 यहाँ रखेंगे तो a -1/2 और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, 1/2। तो आपने a का मान निकाल लिया और b का मान निकाल लिया। अब इन दोनों मान को आप आपके समीकरण के पास पहुंचा दो। तो T समानुपाती L पे घात a कितना है, 1/2, b पे घात कितना है, -1/2। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, L/b पे घात 1/2, माइनस वाले को नीचे पहुंचा दिया, है ना। अब वो g है यहाँ पर, इसको हम करेक्ट कर लेंगे। ओके, तो हमें जो सूत्र मिला वो सूत्र ये मिल रहा है, √L/g, और यही सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। हाँ,
वो एक अलग बात है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें पता चल रही है कि किसी भी विमीय सूत्र के कंसेप्ट से हम नियतांक का मान नहीं बता सकते। जैसे यहाँ देखो आप, नियतांक कितना है, के का मान कितना लिखा 2 पाई, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, ये मुझे फॉर्मूला याद था तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। हाँ, हम सूत्र डिराइव जरूर कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, क्लियर है। चलिए, तो देखिए इन्होंने यहाँ सॉल्यूशन दिया, आपको दिखाई दे रहा है सॉल्यूशन, है ना। तो अगर मैं इस सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो इस सॉल्यूशन के हिसाब से वही कहानी कर रहे हैं जो अभी हमने देखा। तो बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, आपको सिर्फ ये देख लेना है कि किसके लिए सूत्र निकालना है। जिसके लिए सूत्र निकालना है उसको सीधे समानुपाती बताना है, जो जो कंडीशन वहाँ दी है या जो जो टर्म वहाँ पर दी है, बस फिर विमा रखो और विमा का दोनों तरफ कंपेयर कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं। तो अब पहला पॉइंट हमने देखा मात्रक, दूसरा हमने देखा विमा, अब हम आ रहे हैं बच्चों सार्थक अंक। थोड़ा सा थियोरिटिकल पार्ट है, बट कैलकुलेशन में कभी कभी इस पे क्वेश्चन बना देते हैं, वो आपसे पूछ लेते हैं और फिजिक्स में थोड़ा सा आगे काम आता है। तो सार्थक अंक जैसे नाम से क्लियर है, जिसका अपना कोई महत्व हो उन अंक को सार्थक अंक बोलते हैं, या जो जहाँ पर लगें और अपनी वैल्यू को रखें उनको सार्थक अंक बोलते हैं। जैसे मेरे पास 10 रुपये हैं, तो मेरे पास 10 रुपये है ना, 10 रुपये क्या है मेरे पास, सार्थक अंक है। मान लो किसी ने बोला मेरे पास 10 रुपये का फटा नोट है, तो कोई काम करेगा क्या, नहीं करेगा, वो सार्थक वैल्यू नहीं है ना। सार्थक वैल्यू तो मेरे पास है ना, मेरे पास 10 रुपये का नया नोट है, वो चलेगा मार्केट में। बस उसी तरीके से हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ रूल्स आपके सामने बच्चों दिख रहे हैं, बस ये रूल्स एज इट इज़ हमारे दिमाग में हम सार्थक अंक पहचान जाएंगे, है ना। जैसे सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं, और उदाहरण आपको दिया हुआ है, मतलब अगर कहीं जीरो नहीं आ रहा है, चाहे दशमलव वाला हो चाहे नॉर्मल नंबर हो, जितने भी अंक लिखे हुए हैं सारे के सारे कितने होंगे, सार्थक अंक होंगे। 3.798 सार्थक अंक में 4 अंक हैं। दूसरा पॉइंट, एक तो अशून्य हो गया सारे सार्थक अंक, लेकिन अशून्य अंकों के मध्य अगर जीरो आ जाए तो वो भी सार्थक हो जाता है। 209 3 सार्थक अंक, 3.005 4 सार्थक अंक, क्योंकि 2 नंबर के बीच में अशून्य अंक आ रहा है। क्लियर। अब रूल याद रखना तीसरे नंबर का, अगर नंबर 1 से छोटा है, क्लियर दिख रहा है आपको नीचे नंबर 0.00907, नंबर 1 से छोटा है, ये तो क्लियर पता चल गया हमें। और दशमलव के बाईं ओर, सॉरी दाईं ओर सीधे हाथ पर क्या आ रहा है आपके पास, अशून्य आ रहा है। तो अब उन अशून्य को, मतलब शून्य को काउंट नहीं करना है। क्लियर है। शून्य कब काउंट होंगे, जब नंबर के बीच में आएंगे। अगर नंबर के पहले आ गए दशमलव के और नंबर 1 से छोटा है तो वो शून्य काउंट नहीं होंगे। तो कितने सार्थक अंक है, 3। अब देखो यहाँ पर दशमलव के बाद अगर नंबर के अंत में कोई जीरो आ रहा है तो वो सार्थक अंक कहलाएगा। कितने सार्थक अंक हैं, 4। दशमलव सहित रहित अंकों में अंतिम शून्य सार्थक नहीं होते। 3800 में सिर्फ आपके पास 2 सार्थक अंक हैं, है ना। इकाई पद्धति बदलने से सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती। ठीक है, हम इसको थियोरेटिकली याद रख सकते हैं। अगर मैं ऐसे इकाई से सीजीएस में जा रहा हूं तो सार्थक अंक जितने पहले थे उतने ही बाद में रहेंगे। कुल मिला के हमें यहाँ पर क्या याद रखना है बच्चों, हमें ये याद रखना है सारे अशून्य अंक सार्थक हों। अगर अशून्य अंक के मध्य शून्य आ रहा है तो भी सार्थक है, लेकिन अगर नंबर 1 से छोटा है, फिर अशून्य के पहले और दशमलव के बाद में अगर शून्य शून्य आ रहे हैं तो शून्य काउंट नहीं होंगे। हाँ, अब किसी डेसिमल के सबसे आखिरी में जीरो आ रहे नंबर के बाद में तो सार्थक अंक बन जाएगा, लेकिन नॉर्मल नंबर के आखिरी में जीरो आ रहे तो सार्थक अंक नहीं बनेगा। क्लियर। चलिए, अब कुछ गणना हम यहाँ करके देख रहे हैं तो आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है सार्थक अंक। जैसे पहला बिंदु आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, यदि कुछ दी गई संख्याओं को जोड़ना या घटाना हो तो इन गणनाओं के परिणाम में दशमलव स्थान की दी गई संख्याओं में से न्यूनतम दशमलव स्थान वाली संख्या के बराबर होना चाहिए। कहना ये चाह रहे हैं यहाँ पर ये कि अगर आप कोई नंबर जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, नीचे आप देखो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जैसे मैं इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, एक नंबर आपके पास ये है, दूसरा नंबर आपके पास ये है और तीसरा नंबर आपके पास ये है। अब इन सभी का योग आप कर रहे हो, आपके पास आंसर ये आया, चलो अच्छी बात है। लेकिन आप देखो पहले वाले में दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है। तब आपको जो आंसर बताना है उसमें दशमलव के बाद 1 ही अंक होना चाहिए, मतलब न्यूनतम जो अंक है दशमलव के बाद वो आपको काउंट करना है। क्लियर है।
तो आपने वो ले लिया। क्लियर है? तो आप पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, अब अगर मैं गुणा करता हूं या भाग करता हूं तो सार्थक अंक लेते तो हम कम वाले ही हैं, लेकिन फिर वो गुणा और भाग में चेक किए जाते हैं कि कितने कम वाले लेना है, कहीं गुणा या भाग का आंसर गलत ना हो जाए। ये हम एग्जाम्पल में समझ सकते हैं इसको, बाकी प्लस वाला थोड़ा सा हम याद रखेंगे। क्लियर है? अब एक एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है बच्चों। प्रकाश की गति हमें पता है सभी को, एक वर्ष में प्रकाश कितना चलता है, इतना चल सकता है। तो प्रकाश वर्ष का मान सार्थक अंकों के संदर्भ में आपको बताना है। अब हम आते हैं ऊपर वाले पॉइंट, मतलब अपने एक्चुअल वैल्यू पे। प्रकाश की जो गति होती है एक वर्ष के सेकंडों से हम गुणा करते हैं, क्योंकि एक सेकंड में चली गई दूरी होती है ये, है ना। तो हमने किया 3 गुणा 10 पे घात 8 गुणा एक सेकंड में सेकंडों की संख्या हमें दी हुई है, हमने उससे गुणा कर दिया। नंबर आया हमारे पास कुछ ऐसा 9.4671 गुणा 10 पे घात 15। प्रॉब्लम ये है कि जब मैं ऊपर वाले नंबर को देखता हूँ, यानी कि दी गए मान को देखता हूँ, तो दशमलव के बाद 2 ही जीरो हैं, यानी कि दशमलव के बाद 2 सार्थक अंक है। तो मेरे आंसर में भी दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक होने चाहिए? 2। तो ये 4 तो नहीं लिखे जाएंगे, फिर कितने लिखे जाएंगे यहाँ पर? 2। क्लियर है? अब यहाँ राउंडिंग ऑफ लगा है, वो भी एक अच्छी बात है। आप ये देखो, अब मुझे सिर्फ 2 ही डिजिट लेनी है, मतलब ये तो 46 लिख सकता था मैं, लेकिन 46 के बाद 7 लिखा हुआ है जो 5 से बड़ा नंबर है। 5 या 5 से बड़ा नंबर होगा तो आगे वाले को +1 कर देते। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9.47 गुणा 10 पे घात 15। आई होप कि सार्थक अंक आपको समझ में आया होगा। क्लियर? चलिए, अब अनिश्चित अंकों के पूर्णांकन के नियम, है ना, जैसे अभी मैंने बताया राउंडिंग ऑफ जो हम बोलते हैं जिसको, है ना, उनके पूर्णांक कैसे करते हैं। तो ये तो देखो हमने बचपन में भी पढ़ा है कि अगर कोई अंक 5 से छोटा है ना, तो वहाँ से हम जैसे पहले पॉइंट को देखें, 5 या 5 से कम है तो हम उसे हटा देते हैं और उसमें कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मेरे पास एक नंबर है 1 2 5 6 और ऐसा लिखा हुआ है ना। अब मैं अगर ये कहूँ कि मुझे इसे पूर्णांक, मतलब एक अनिश्चित अंकों से पूर्णांकन में करना है, तो दशमलव के बाद मेरे पास क्या है? 6। क्या 6 5 से बड़ा है? हाँ बिल्कुल बड़ा है। तो 6 की जगह मैं 0 लिख दूंगा और आगे वाले नंबर में +1 कर दूंगा। क्लियर है? ये हम सभी ने किया हुआ है, बस यही हमें करना है। अगर यहाँ 6 की जगह 4 आता तो भी मैं इसकी जगह 0 लिखता, लेकिन आगे पीछे वाले नंबर में, यहाँ वाले नंबर में +1 नहीं होता। तो आंसर कितना होता मेरे पास? 125.0। बस यही करना है। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम है। मान लो 125.5 ही आ गया और एक नंबर लिखा है 124.5। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 5 है, 5 के पहले वाला नंबर चेक किया जाएगा। अगर 5 के पहले वाला नंबर इवन है, क्लियर है? ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। अगर 5 के पहले वाला नंबर इवन है तो उसको हम चेंज करके ऐसा लिख देंगे। लेकिन अगर 5 के पहले वाला नंबर ऑड है तो उसको चेंज नहीं करेंगे। इवन ऑड मतलब 5 के पहले वाला नंबर 5 है यानी कि ऑड है, यानी कि विषम है, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, सॉरी इसको 0 लिखेंगे, है ना। और यहाँ 5 के पहले वाला नंबर इवन है तो इवन में +1 कर देंगे और आंसर लिख देंगे। क्लियर है? तो बस ये रूल आपको याद रखना है पूर्णांकन के और आपका काम हो जाएगा। क्लियर? अब चौथे पॉइंट पर हम बढ़ रहे हैं, जो हमारे पास क्या है? त्रुटियाँ, है ना। होता क्या है कि जनरली हम जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कितना भी कोशिश करें, कितना भी अच्छे से करें, फिर भी कुछ ना कुछ एरर ज़रूर निकलती है। जैसे मैंने बोला, हमें दिया गया एक तार का प्रतिरोध है 2 ओम और हमने कोई एक्सपेरिमेंट करके उसका प्रतिरोध निकाला। हो सकता है हमारा 2.1 आ जाए, हो सकता है हमारा 1.99 आ जाए, हो सकता है किसी का 2 भी आ जाए, बट मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे तो आसपास ही गिरेगा, एग्जैक्ट तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो यही जो डिफरेंस हमें आ रहा है, इसी को हम त्रुटि बोलते हैं। क्लियर है? चलो, तो अब ये त्रुटि को हम कैलकुलेशन वाइज समझते हैं एक एक करके। जैसे मान लो आपने n एक्सपेरिमेंट किए, मतलब n नंबर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट आपने निकाले, तो आपके पास पहला मान आया A1, दूसरा मान आया A2, तीसरा मान आया A3 और nवा मान आया AN। तो आप क्या कर लो, इनका औसत निकाल लो। क्या निकलो आप? उनका औसत।
जो औसत आएगा वो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट मान के नियर होगा, सबसे पास वाला नंबर होगा। पहली चीज आपको ये करना है। दूसरी चीज, अब आपके पास आ रहा है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, है ना। और इसमें हम एक और चीज समझेंगे। ओके, देखो हम यहां पर निरपेक्ष त्रुटि समझ रहे हैं पहले, फिर हम इन पॉइंट्स को ओपन करते हैं। अब ये निरपेक्ष त्रुटि है क्या? तो आपने निकाला एक मान, से एग्जैक्ट मान बोल रहे हैं, एक मान आपका प्रायोगिक मान। इन दोनों के अंतर को हम क्या बोलेंगे? निरपेक्ष त्रुटि बोलेंगे। क्लियर है? कोई सा भी, जैसे am माइनस A1 या am माइनस A2 या am माइनस A3, जो भी आप निकालोगे ये आप क्या निकाल रहे हो? निरपेक्ष त्रुटि निकाल रहे हो। क्लियर? आई होप समझ में आ गया। अब निरपेक्ष त्रुटि का जो माध्यमान होगा बच्चों, वो ऐसे निकालेगा जाएगा। जितनी भी आपने निरपेक्ष त्रुटि निकाली सबका औसत फिर निकाल दो, तो निरपेक्ष त्रुटि का माध्यमान आ गया। क्लियर? तो आपने सबसे पहले क्या निकाला? माध्यमान निकाला, फिर निरपेक्ष त्रुटि निकाली, फिर निरपेक्ष त्रुटि का माध्यमान निकाला। अब आप क्या करो? निरपेक्ष त्रुटि का माध्यमान जो भी आपके पास आया उसको भाग दे दो माध्यमान से। इसे बोला जाता है सापेक्ष त्रुटि। क्या बोलते हैं इसे हम? सापेक्ष त्रुटि। और ये न्यूमेरिकल के लिए बड़ी काम की चीज़ है कि सापेक्ष त्रुटि अनुपात होता है निरपेक्ष त्रुटि के माध्यमान और माध्यमान का। क्लियर? और इसी में अगर मैं गुणा कर दूं 100 तो मुझे प्रतिशत त्रुटि मिल जाती है। क्लियर है? मतलब सेम सापेक्ष त्रुटि में अगर 100 का गुणा कर दूं, परसेंटेज का साइन लगा दूं, तो मुझे प्रतिशत त्रुटि मिल जाएगी। क्लियर हो गई ये बात? तो आपको न्यूमेरिकल के लिए ये दिमाग में रखना है। क्लियर? चलो देखो बच्चों, मैं वैसे तो हम लोगों का ये वीडियो जो बन रहा है वो रिवीजन के लिए बन रहा है ना। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा डिटेल में जाने की, बट मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता हूँ अभी, है ना, क्योंकि हमें हमारे टॉपिक्स को कंप्लीट भी करना है और बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो हम यहाँ सिर्फ रिवीजन की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों की प्रायोरिटी नेक्स्ट वीडियो से ये होनी चाहिए कि अब जैसे अगला वीडियो अगले चैप्टर का ही आएगा, तो उस चैप्टर को एक बार पहले डिटेल में आप पढ़ लें। जब आप पढ़ के रखोगे तो आपके दिमाग में कुछ कंसेप्ट होगा, और जब यहाँ देखोगे तो फटाफट वो चीज़ें आपको रिवाइन हो जाएंगी और काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। चलिए, तो हमने देखा प्रतिशत त्रुटि। इसके बाद एक तो कंसेप्ट हमने ये देख लिया। अब उन्हीं त्रुटियों का संयोजन कैसे करते हैं? संयोजन मतलब प्लस माइनस भाग या गुणा हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो इन सब त्रुटियों का प्लस माइनस गुणा भाग हम कैसे करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। चलो, अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है बोर्ड पर कि दो आपके पास नंबर हैं ए और बी, उन दोनों का योग किया तो x आया। क्लियर? अब मान लो a की जो निरपेक्ष त्रुटि है वो है डेल a, b की जो निरपेक्ष त्रुटि है वो है डेल b, और x की जो निरपेक्ष त्रुटि है वो है, क्लियर है, ये त्रुटि हैं इनकी। अब जब आप इन मान को प्लस करके नया मान निकाल रहे हो तो इनकी निरपेक्ष त्रुटियां भी प्लस होंगी। क्लियर है? बस ऐसे ही आपको बताना है। लेकिन क्या हो अगर इन दोनों मान को माइनस कर दें, तो जब माइनस करेंगे तो भी निरपेक्ष त्रुटि तो प्लस ही होगी। क्लियर है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं दो मान को प्लस कर रहा हूँ या दो मान को माइनस कर रहा हूँ, उन दोनों ही केस में जो निरपेक्ष त्रुटि निकाली जाएगी उसको प्लस करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है कि अगर इन्हीं मान को मैं गुणा करता हूँ तो क्या होता है। तो अब निरपेक्ष त्रुटि ना निकालकर हम इनकी सापेक्ष त्रुटि निकालते हैं। गुणा या भाग में हमेशा सापेक्ष त्रुटि निकलेगी और प्लस और माइनस में निरपेक्ष त्रुटि मिलेगी। तो देखो, x की सापेक्ष त्रुटि क्या है? डेल एक्स अपॉन एक्स। b की क्या है? डेल ए अपॉन ए, सॉरी ए की क्या है? डेल ए अपॉन ए। बी की क्या है? डेल बी अपॉन बी। और सी की क्या है? डेल सी अपॉन सी। इन सभी को प्लस करके लिख दो। देखो, ये तो मैं कह रहा हूँ चाहे गुणा हो भाग हो तो भी प्लस होगा, प्लस हो माइनस हो, आप ऊपर देख सकते हो, तो भी प्लस होगा। बट फर्क इतना है, प्लस और माइनस में हम निरपेक्ष त्रुटि का प्लस लेंगे और जब हम गुणा या भाग करेंगे तो हम सापेक्ष त्रुटि का योग लेंगे या प्लस लेंगे। क्लियर? तो ये सूत्र आपको याद रखना है क्वेश्चन के लिए। ओके,
हम अगले और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर आ रहे हैं, और मान के चलो इस वाला क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, लगभग बनना है, बहुत सारे चांसेस रहते हैं इसके बनने के। तो आप यहाँ पर देखो कि आपको अब कुछ मान गुणा में आ गए और उनकी घात भी दी हुई है, और फिर वो बोल रहे हैं कि अब त्रुटियों का हमें वो करना है। तो मैंने जैसा अभी बताया कि गुणा में या भाग में आप करते क्या हो, तो गुणा या भाग में आप सापेक्ष त्रुटि लेते हो। आपने z की ले ली, डेल z अपॉन z, आपने a की ले ली, डेल a अपॉन a, आपने b की ले ली, डेल b अपॉन b, आपने c की त्रुटि ले ली, डेल c अपॉन c। लेकिन पिछले और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, अंतर घात का है। पिछली बार घात नहीं थी तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं हुई, लेकिन इस बार घात है, तो आपको याद रखना है हमेशा वो घात उनसे उनकी सापेक्ष त्रुटि से गुणा कर दी जाएगी। जैसे देखो, घात में k था, आगे आ गया, घात में l था, आगे आ गया, घात में n था, आगे आ गया। क्लियर है? तो ये तीन बातें जो अभी बोर्ड पर दिखाई दे रही हैं, आपको ये याद रख के अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना रहेगा। क्लियर? चलिए बच्चों, अब आते हैं हम इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आ रहा है वर्नियर कैलिपर्स। कैसा दिखाई देता है हम उसके बारे में बात करते हैं। देखो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास जब होता है, जैसे आपकी स्केल, आप स्केल से क्या करते हो, लंबाई नापते हो, ठीक है। अब आपसे कहूँ कि यार सबसे छोटी लंबाई नाप के बताओ, तो आप बोलोगे सर 1 मिलीमीटर नाप सकता हूँ, क्योंकि स्केल का सबसे छोटा नंबर होता है 1 मिलीमीटर, एक जो लाइन रहती है वो, है ना। अब मैं अगर कहूँ कि यार 1.75 सेंटीमीटर नाप के बताओ, तो आप नाप पाओगे क्या? नहीं नाप पाओगे। 1.7 तो नाप सकते हो, लेकिन 1.75 नहीं नाप सकते हो। 5 वाला अंदाजे से लेना पड़ेगा जो 5 और 6 के बीच में होगा। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? तो अब उसको, मतलब उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी डिवाइस का अपना एक अल्पतमांक होता है। अल्पतमांक मतलब वो नंबर जो सबसे छोटा वो माप सकता है। उसी तरीके से जैसे स्केल आपका 1 मिलीमीटर माप सकता है ना, तो यहाँ पर दिया हुआ भी है, साधारण पैमाने द्वारा ली जा सकने वाली आपके पास जो न्यूनतम माप होती है वो कितनी होती है, 1 मिलीमीटर। उसी तरीके से इसका भी एक अल्पतमांक होता है। क्वेश्चन आपको यही बनेगा कि भैया इसका अल्पतमांक क्या है। तो वर्नियर कैलिपर्स की थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपको वर्नियर कैलिपर्स दिखाई दे रहा है, ये इसके ऊपर वाले जबड़े हैं, ये इसके नीचे वाले जबड़े हैं। जबड़े इट मीन्स यहाँ से होल्ड कर सकता है चीज़ों को, है ना। ये बाहर वाली जो स्केल आपको दिखाई दे रही है, चौड़ी वाली जो बाहर आपको दिखाई दे रहा हो, जिस पे नीचे आपको यहाँ पर रीडिंग आपको दिखाई दे रही हैं, ये वाली, ये है वर्नियर कैलिपर्स। और ये ऊपर वाली जो रीडिंग दिखाई दे रही है, ये है मेन स्केल जो आपको यहाँ तक दिखाई दे रही है। तो एक है वर्नियर स्केल, वर्नियर पैमाना, और एक है मुख्य पैमाना। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये यहाँ से जैसे ये दिख रही है ना डंडी आपको, ये आगे तक खसक सकती है। जैसे वर्नियर स्केल नीचे खसक के आती है तो ये आगे हो जाती है। इससे हम गहराई नाप सकते हैं, इससे हम किसी भी चीज़ की मोटाई नाप सकते हैं, इससे हम उसकी अंदर की मोटाई नाप सकते हैं। एक ढक्कन को बाहर से हम यहाँ पकड़ सकते हैं, और ये हम ढक्कन के अंदर वाले हिस्से में अगर इसको फंसा दें ऐसे, तो हम उसको होल्ड कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ कुछ चीज़ें आपको इस तरीके से दी हुई हैं जो वर्नियर कैलिपर्स नाप सकता है। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि यार इससे अल्पतमांक कैसे निकाला जाता है। तो अल्पतमांक को इंग्लिश में लीस्ट काउंट बोला जाता है, तो वहीं आपको दिखाई दे रहा है ना। बाकी हम अभी डिस्कशन इसके बारे में कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो साइड में वर्नियर कैलिपर्स दिखा है बच्चों, आप देख सकते हैं, है ना। हमें लीस्ट काउंट निकालना है, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है इसका, है ना। ये थोड़ा सा इंग्लिश में है कटिंग, है ना, बट कोई इशू नहीं, मैं यहाँ इसको एक्सप्लेन कर दूँगा आप लोगों को। आप देख सकते हैं कि मान के चलिए एक मेन स्केल डिवीज़न जो है वो m यूनिट का है, और वहीं पर एक वर्नियर स्केल डिवीज़न जो है वो v यूनिट का है। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके पास मान लो कि यहाँ पर देखो, आप इसको देखो, ये मेन स्केल जो दिखाई दे रहा है इसका कोई भी एक डिवीज़न जैसे 8.1 से लेके 8.2 तक, या 8.3 से लेके 8.4 तक, ये एक डिवीज़न कितने यूनिट का दे दिया उन्होंने, m का। उसी तरीके से वर्नियर कैलिपर्स पर भी कुछ रीडिंग लगी हुई है, ये कितने का दे दिया, v यूनिट का। अब उन्होंने बोला कि मेन स्केल में कितने डिवीज़न आपको दिखाई दे रहे हैं, a। ऑल्सो लेट द लेंथ ऑफ a मेन स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू b वर्नियर स्केल डिवीज़न। मतलब हो सकता है, मैं कैलकुलेशन में अगर बताऊं, हो सकता है वो आपसे ये बोलेंगे कि यार मेन स्केल के 9 डिवीज़न है और वर्नियर स्केल के 10 डिवीज़न वो आपस में बराबर हैं, इक्वल लेंथ के।
या मेन स्केल के 15 डिवीज़न है, वर्नियर स्केल के 14 डिवीज़न है, 13 डिवीज़न आपस में बराबर है ना। तो ये आपको समझ में आया कि मेन स्केल के डिवीज़न और वर्नियर स्केल के डिवीज़न, मेन स्केल के ए डिवीज़न वर्नियर स्केल के बी डिवीज़न के बराबर है, और एक एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी है, एम यूनिट और वी यूनिट। तो अब मैं अगर एम को ए के साथ गुणा कर दूं, कहना ही मैं ये चाह रहा हूँ कि सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 10 लिखा है तो 10 सेंटीमीटर है ना। दूसरा वाला ये मिलीमीटर लिखा है लेकिन ये 100 लिखा है तो 100 मिलीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर 100 मिलीमीटर बराबर होते हैं ना, बस वही यहाँ लिखा हुआ है। ये देखो ए एम गुणा बी वी। अब मैंने यहाँ कैपिटल वी का मान निकाल लिया, ए बटे बी इंटू एम। कैपिटल वी मतलब वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न का मान, किसकी टर्म में, मेन स्केल की टर्म में, ए अपॉन बी इंटू एम। अब यहाँ एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये देखो सबसे नीचे लीस्ट काउंट यानी कि अल्पतमांक हमेशा निकाला जाता है इसी सूत्र से कि मेन स्केल के डिवीज़न माइनस वर्नियर स्केल का डिवीज़न। ये सूत्र यहाँ रखा, मेन स्केल का डिवीज़न माइनस वर्नियर स्केल का डिवीज़न। मेन स्केल का डिवीज़न वहाँ रखा हुआ है, लेकिन वर्नियर स्केल का डिवीज़न किसके बराबर है, ए अपॉन बी इंटू एम के। एम कॉमन ले लिया, लघुत्तम लिया तो ये आ गया। चलो तो आपके पास लीस्ट काउंट आ गया, इस नंबर से हम लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। मान लो जैसे बी का मान मैंने 10 दे दिया, ए का मान मैंने 9 दे दिया, डिवाइडेड बाय 10 आ गया और गुणा एम हो गया, है ना। तो 10 माइनस 9 यानी कि 1/10 एम यानी कि 0.1। तो जो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट होगा वो 0.1 ऑफ मेन स्केल डिवीज़न। अब मान लो मेन स्केल डिवीज़न एक नॉर्मल स्केल है और 1 मिलीमीटर का इसका एक डिवीज़न है, तो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट कितना हो गया, 0.1 मिलीमीटर। क्लियर है। तो बच्चों आपको याद सिर्फ इतना लिखना है, रखना है कि अगर कहीं आप लीस्ट काउंट निकाल रहे हो तो लीस्ट काउंट में मेन स्केल डिवीज़न माइनस वर्नियर स्केल डिवीज़न। बस अब ये निकाल लो कि वर्नियर स्केल डिवीज़न में कितने मेन स्केल डिवीज़न हैं, आपका काम हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं कि वर्नियर स्केल से कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। अभी तो लीस्ट काउंट निकाल लिया, अब हम कैलकुलेशन करके देख रहे हैं, है ना। तो आपको ये जो सूत्र दिखाई दे रहा है ना सबसे ऊपर ये वाला, ये याद करना पड़ेगा। क्या कि वर्नियर कैलिपर से जब भी किसी वस्तु की लंबाई नापी जाती है तो हमेशा मुख्य पैमाने की माप जो भी है दी गई है, जो भी आपको जो भी है, और दूसरा वर्नियर पैमाने की माप ये आपको लेनी पड़ती है, इनका योग लेना पड़ता है। देखो यही फॉर्मूला यहाँ इंग्लिश में भी दिया है, मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग। अब निकालते हैं, कैसे निकलती है मेन स्केल रीडिंग। अभी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। वर्नियर स्केल रीडिंग में क्या कर रहा हूँ मैं, वर्नियर स्केल कोइंसाइड डिवीज़न विथ मेन स्केल और इनटू लीस्ट काउंट। अब इसका मतलब समझना, यहाँ देखो इस डायग्राम को, है ना। सबसे पहले दोनों के जीरो, मेन स्केल के वर्नियर स्केल के कोइंसाइड कर रहे हैं। अब अगला वाला डिवीज़न जो भी कोइंसाइड कर रहा होगा वो हम चेक करेंगे। कहाँ पर दिखाई दिया, ये दिखाई दिया। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो अब आप देखो कि 9 मेन स्केल के डिवीज़न 10 वर्नियर स्केल के डिवीज़न आपस में क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ वही लिखा हुआ है 10 वर्नियर स्केल का डिवीज़न इज इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीज़न। तो एक वर्नियर स्केल का डिवीज़न 10 से डिवाइड कर दिया इतना, और हमें पता है लीस्ट काउंट कैसे निकलता है, एक मेन स्केल डिवीज़न माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो 1 मेन स्केल डिवीज़न से एक वर्नियर स्केल डिवीज़न ये है माइनस कर दिया तो कितना आ गया लीस्ट काउंट ये। क्लियर है। तो एक मेन स्केल डिवीज़न 1 मिलीमीटर का है तो लीस्ट काउंट कितने मिलीमीटर का हो गया, 0.1 मिलीमीटर का। अब लीस्ट काउंट को यहाँ रखो, ठीक है। कितने डिवीज़न कोइंसाइड कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ही डिवीज़न हमें ऐसा दिखा जो कोइंसाइड करता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ लिखा हमने 1 इंटू 0.1 और मेन स्केल पे जो भी रीडिंग आई हो, जैसे वर्नियर कैलिपर्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट हमने लगाया, मान लो मेन स्केल पे 3 आ गया और 3 के बाद वर्नियर स्केल स्टार्ट हो रही है, बस अब इस आंसर को आप लिख सकते हो 3.1, ये आपका आंसर हो जाएगा मिलीमीटर में। क्लियर। तो मेन तो क्वेश्चन ये है कि आप लीस्ट काउंट कैसे निकाल पा रहे हो, है ना। अब यहाँ पर कुछ टर्म यूज़ हुआ है, ये आपके लिए ज़रूरी है, कभी कभी न्यूमेरिकल में आपसे पूछ लिया जाता है ना। तो वो आप देख सकते हैं, वर्नियर कैलिपर्स की शून्यांक त्रुटि क्या है। तो कुछ देर पहले आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर आपको ये बताया था कि यहाँ पर इसका 0 और इसका 0 कोइंसाइड कर रहा है,
बस उसी को हम शून्यांक त्रुटि बोलते हैं कि यदि वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों को परस्पर संपर्क में लाने पर मुख्य पैमाना वर्नियर पैमाने के शून्य के एक सरल रेखा में आमने सामने नहीं है, तब वर्नियर स्केल में क्या होती है, त्रुटि, जिसे हम क्या बोलते हैं, शून्यांक त्रुटि। तो अगर आमने सामने है तो शून्यांक त्रुटि 0 है, और अगर नहीं है तो फिर क्या करना है, दो तरह की त्रुटियां होती हैं, या तो ये इसके आगे होगा या फिर इसके ये पीछे होगा। तो यदि वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों को मिलाने पर वर्नियर पैमाने का शून्य, वर्नियर पैमाने मतलब नीचे वाले का, मुख्य पैमाने के शून्य के दाईं ओर हो, देखो ये वाला, ये शून्य अगर इधर होता, इस साइड होता, दाईं ओर होता, तो इसे हम धनात्मक शून्यांक त्रुटि बोलते। और धनात्मक शून्यांक त्रुटि को हमेशा माइनस किया जाता है मेन आंसर से, है ना। और यही शून्य अगर इधर आता, मेन स्केल इधर चला जाता और ये इधर चला जाता, ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि होता और इसे हमेशा प्लस किया जाता है। क्लियर है? तो ये बात आप याद रखोगे, यही यहाँ पर दिया हुआ है कि धनात्मक शून्यांक त्रुटि होने पर मापी गई लंबाई वास्तविक लंबाई से अधिक होती है, इसलिए हम वहाँ माइनस करते हैं, और ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि पर होने पर मापी गई लंबाई थोड़ी कम होती है, इसलिए हम उस नंबर को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। क्लियर? चलो, अब जिस तरीके से हमने बच्चों वर्नियर कैलिपर्स देखा है ना, बस हमारा ये वीडियो ओवर होने वाला है, थियोरेटिकल पार्ट जो मैंने आपको आज रिवाइज करवाया है ना, इसको आप एक बार गो थ्रू कर लो। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसके क्वेश्चंस लेकर आएंगे और वो बिल्कुल धमाकेदार वीडियो होगा। वो क्वेश्चंस अगर आपने ईमानदारी से कर लिए, आई होप कि आपका यूनिट डायमेंशंस क्लियर। तो पेज मापी यानी कि स्क्रू गेज डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ना। स्क्रू गेज के बीच में हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लगा देते हैं और फिर उसकी मोटाई वगैरह नापते हैं, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही है। मेन चीज़ों की बात हम कर लेते हैं। ये एक सर्कुलर स्केल होती है जो घूमती है, इस तरह से घुमाया जाता है इसको, है ना, ऐसे गोल 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 घूम रही होती है ये, है ना। और ये मेन स्केल होती है, जैसे पीछे थी, तो पीछे मेन स्केल और वर्नियर स्केल थी, या मेन स्केल और सर्कुलर स्केल है, वृत्तीय पैमाना है ना। तो एक वृत्तीय पैमाना है और एक मुख्य पैमाना है। चलिए, यहाँ इसका अल्पतमांक पे कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल सा है। पेंच का पिच है ना, अभी तो आप डायरेक्टली याद कर लो, पिच बटे गोलाई पैमाने पर बने भागों की संख्या। अभी जो वृत्तीय पैमाने पर कभी कभी 50 लिखा रहता है, कभी कभी 100। 50 लिखा है तो 50 से भाग दे दो, और 100 लिखा है तो 100 से भाग दे दो। किसको भाग देना है, पिच को भाग देना है। अब ये पिच क्या है तो उसको समझते हैं, है ना। यहाँ देखो, मुख्य पैमाने की माप और वृत्तीय पैमाने की माप, इन दोनों के योग को हम वस्तु की लंबाई बोलते हैं। अब लंबाई निकालने के लिए हम मुख्य पैमाने यानी कि आपके पास लीनियर स्केल रीडिंग और वृत्तीय पैमाने सर्कुलर स्केल रीडिंग गुणा लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट में ज़रूरत हमें किसकी पड़ी, पिच की। पिच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दिस। अब यहाँ थोड़ा सा हम समझेंगे, जैसे आपके पास मुख्य पैमाना है, मान लो ये मुख्य पैमाना है, एक रीडिंग यहाँ है, एक रीडिंग यहाँ है, क्लियर। अब यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 2, ये तीसरा डिवीज़न 3, ये चौथा डिवीज़न 4। आप उसको घुमा रहे हो घुमा रहे हो घुमा रहे हो, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आपने फंसा है और इसको घुमा रहे हो, और यहाँ पर बीच में काउंटिंग, ये 3 डिवीज़न आपको दिख रहे हैं, 4 डिवीज़न दिख रहे हैं। तो आपके पास जो पिच हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4। 1 2 3 और 4, क्लियर। तो वो पिच आपके पास वही है। और रीडिंग कैसे निकालते हैं, ये पिच जो नंबर आपको दिखाई दिया वो नंबर यहाँ लिखा जाएगा। कितने आपके पास रीडिंग है सर्कुलर स्केल पर, 1 से लेकर 100 तक में, मान लो 79 है, 79 गुणा लीस्ट काउंट, इसका जो भी लीस्ट काउंट है। जनरली तो इसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर, 1 0 और फिर 1। वर्नियर कैलिपर्स का कितना होता था, 0.1 मिलीमीटर, इसका होता है 0.01 मिलीमीटर, क्लियर। तो ये डिवाइस आपने देखा यहाँ पर। तो बच्चों, इसके साथ आज का वीडियो हमारा ओवर हो रहा है। जाने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने, नीट एकेडमी ने एक बहुत अच्छा मतलब इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। सभी बच्चों के लिए हम टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आए हैं, जिसको अप्रोच करने के लिए, जिसे अटेम्प्ट करने के लिए आप लोग नीट एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाकर। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी स्क्रीन पर आपको सबसे ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको एकेडमी मतलब एप्लीकेशन की लिंक शेयर कर दूंगा। साथ में आप हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए
ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। यूट्यूब चैनल के हैंडल का नेम तो यहाँ पर आपको दिखाई दे ही रहा है ना। ये आप देखेंगे तो फिजिक फायर @PhysicFire 555, है ना। और हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करें। जब आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करेंगे तो वहाँ से मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को। इससे फ़ायदा क्या होगा बच्चों, जितने भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स, स्टडी मटेरियल्स, जो दूसरी चीज़ें हम दे सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर आपको अवेलेबल रहेंगी। यूट्यूब पर हम आगे वीडियो अपलोड करते रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर भी अपडेटेड रहेंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के साथ जुड़ें, कोशिश करें आपके फ्रेंड सर्कल में ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने की, क्योंकि हो क्या रहा है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपने एंड से, हर एफर्ट्स हम लगा रहे हैं, बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैं तो कोशिश यहाँ भी कर रहा हूँ, हमारी टीम यहाँ पर कोशिश कर रही है कि यार नेक्स्ट सेशन से हम सारे सब्जेक्ट स्टार्ट करें। और स्टार्टिंग में हो सकता है, देखिए थोड़ा सा तो कॉस्ट लगता है, हर जगह पर लगता है, तो हम लोग भी लगा रहे हैं। तो इनिशियली हो सकता है उसका बहुत मिनिमल कॉस्ट, जितना आप मतलब नॉर्मली आपको नहीं मिलता होगा, है ना। मे बी कि वो 100 रुपीज़ से लेके 500, नॉट मोर देन 500, इससे ज़्यादा तो जाएगा ही नहीं, है ना। अभी इनिशियल स्टेज पर हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल ये रहे, और इन फ्यूचर में हम इसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। जब हमारा एक पूरा सेटअप अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसको बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।